हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम 23 अक्टूबर 2025 की थर्सडे की हम न्यूज़ को कवर करने वाले। हमारी जो द हिंदू में इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई हैं उनको हम कवर करते हैं। तो इसमें हमारे जो मेजर सब्जेक्ट रहते हैं इसमें होता है पॉलिटी आईआर, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट और इसके साथ ही हमारा जो जियोग्राफी वो भी एक मेन सब्जेक्ट है। तो इनको हम अच्छे से कवर करते हैं। तो इसके पहले आपके लिए ये कल का क्वेश्चन था जो आपको सेशन के लास्ट मिलता है, क्वेश्चन ऑफ द डे। तो कल क्वेश्चन क्या था कि कौन सा भारत चीन सीमा विवाद से संबंधित नहीं है। यानी कि हमें पता है भारत और चीन के बीच काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। पहला गलवान घाटी, डोकलाम पठार है, देपसांग मैदान और लिपुलेख दर्रा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है लिपुलेख दर्रा, क्योंकि ये जो है ये हमारा है, ये कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है, लेकिन ये जो है नेपाल और भारत के बीच, यानी कि ये भारत और नेपाल के बीच डिस्प्यूटेड एरिया है। तो चीन के बीच ये वाला नहीं आता है। हमारी जो पहली न्यूज़ है इनको हम शुरू करते हैं। हमारी न्यूज़ क्या है कि जो केंद्र सरकार है उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है कि कोई भी जो सिंथेटिक वीडियो होगा, यानी कि एआई जनरेटेड कोई भी कंटेंट होगा सोशल मीडिया पर अगर आप डालते हैं तो उसकी आपको लेबलिंग करनी पड़ेगी। लेबलिंग कैसे, मीन्स कि मान लीजिए आपने कोई वीडियो बनाई, मान लीजिए एआई से आपने कोई भी पिक्चर से लेकर वीडियो बनाया, उसको आपने फिर सोशल मीडिया पर डाल दिया, लेकिन साथ में उस वीडियो को एक कॉर्नर में या कहीं भी आपको लिखना पड़ेगा कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए जिसमें जो फेक वीडियो बनाकर ना लोग डीप फेक का यूज़ करके बहुत सारी नेताओं की, बड़ी बड़ी हस्तियों की, जो पॉपुलर फेसेस हैं उनकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं और लोगों के मन में कहीं ना कहीं उनके लिए विश्वास कम होता जा रहा है। हालांकि वीडियो बहुत ही अजीबोगरीब सी होती है, किसी नेता के द्वारा कोई भी ऐसा भाषण देते उसको मॉडिफाई करके कुछ डिफरेंट कहने की बात कही, मतलब कुछ अलग सी जैसे कि जो होते हैं ना एक तरह से मस्ती मजाक में बना लेते हैं, वैसी वीडियोस आजकल बनाई जा रही हैं और उससे पता नहीं चल पा रहा कि कौन सी रियल वीडियो कौन सी फेक वीडियो है। तो इसमें क्या है ना, तो जो यूनियन गवर्नमेंट है जिसमें जो स्पेशल जो मिनिस्ट्री इसमें कौन सी आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। तो ये आपको याद रखना होगा कि कौन सी मिनिस्ट्री ने ये प्रस्ताव रखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक मंत्रालय है उसके द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया है। यानी कि उन्होंने ये चीज़ कि ऐसा उन्होंने सभी लोगों के लिए एक तरह से उन्होंने फैसला कर लिया, ऐलान कर दिया है कि अगर आप कोई भी एआई जनरेटेड सिंथेटिक वीडियो कोई भी ऐसा कंटेंट तैयार करते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा सोशल मीडिया पर कि आपने ये एआई से बनाया है इसको। तो अभी इसके हम देख लेते हैं लेबलिंग के कुछ नियम क्या रहेंगे। यानी कि अगर आप लेबल करते हो, ऐसी वीडियो बनाते हो, ऐसा कंटेंट तैयार करते हो, तो उसके लिए कुछ रूल्स क्या हैं। तो एआई जनरेटेड कंटेंट पर स्पष्ट लेबल या स्थायी पहचान चिन्ह, यानी कि जैसे कि एआई जनरेटेड टैग लगाना जरूरी होगा, यानी कि साफ पता चले उस वीडियो में कि आपने एआई से ये कंटेंट बनाया है। विजुअल कंटेंट जिसमें वीडियो इमेज, उसमें लेबल कम से कम 10% स्क्रीन एरिया पर दिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये इतनी बड़ी स्क्रीन है तो इसका जो 10% एरिया मान लीजिए इतना है, तो इस पर दिखना चाहिए वो लेबल, वो आपका चिन्ह जो भी आप सिंबल लगाते हो एआई का। ऑडियो में ये कंटेंट के पहले 10% हिस्से में सुनाई देना चाहिए। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि ऑडियो आप बना रहे हैं, कोई ऑडियो डाल रहे हैं, जैसे कोई सॉन्ग वगैरह या कुछ भी, कोई भाषण डाल दिया, किसी भी प्रकार की कोई आप इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं एआई से बनी हुई, यानी कि एआई से रिकॉर्डिंग की हुई, तो आपको 10% हिस्से में, यानी कि आपको जब ऑडियो स्टार्ट होगा उसके 10% पहले तो यही चलना चाहिए कि आपने एआई से बनाया। ये पहचान हटाई या फिर बदली नहीं जा सकेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार आपने इसको लेबलिंग कर दी, आपने सोचा चलो अब तो लेबलिंग होगी, नियम हो गए, उसके बाद अब इसको एडिट कर देते, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि ये दोबारा फिर से बदला नहीं जाएगा। इसके अलावा और क्या प्रावधान किए गए, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी कि जिसमें इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर कुछ भी ऐसे और जितने बहुत सारे जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं सोशल मीडिया के,
उसको तकनीकी उपाय जो है वो भी अपनाने होंगे। जैसे कि जो उपयोग करते हैं उनसे डिक्लेरेशन लेना, यानी कि आप एक तरह से अब आपसे जो घोषणा पत्र लिया जाएगा, एक डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। अगर कोई प्लेटफॉर्म एआई कंटेंट बनाने की सुविधा देता है तो उसे भी लेबलिंग जो है सुनिश्चित करनी होगी। मान लीजिए कोई इंस्टाग्राम है, उस पर आप जब कैमरा ओपन करते हो, जब आप रील्स शूट करते हो, वीडियो शूट करते हो, उसमें आपको एआई से वीडियो बनाने की अनुमति है। तो इट मीन्स कि उस प्लेटफॉर्म को ये चीज़ यानी कि ये सुनिश्चित करना होगा कि आप जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो आप शूट कर रहे हैं, उसमें जो अगर आपका जो वीडियो पूरा बनेगा उसमें आपकी लेबलिंग होनी चाहिए कि आपने एआई से बनाया। इसके अलावा जो जनरेटिव एआई का जो उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है और डीप फेक फर्जी सामग्री का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है, तो इसके चलते ये मंत्रालय के द्वारा फैसला लिया गया। चुनावों के दौरान व्यक्तिगत नुकसान या सामाजिक अशांति पैदा कर सकता है। आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे चुनाव में जब नेता जाते हैं तो उन्होंने भाषण वगैरह देते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं उसको एआई से मॉडिफाई करके उस भाषण को उल्ट पुल्ट करके, मतलब कुछ अजीब सी बात कहकर, है ना। तो ऐसा बहुत सारा कंटेंट हमें आज के टाइम पर सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाता है। तो ये जो प्रस्ताव है, ये जो अभी प्रस्ताव रखा गया है, तो उपयोगकर्ता यानी कि जो यूज़ करने वाले हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उनकी सुरक्षा और प्लेटफॉर्म की जवाबदेही को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि जिस भी प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ शूट की जा रही है, ये चीज़ बन रही है, अपलोड हो रही है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित होगी। अब देखिए ऐसा क्यों किया जा रहा है। सबसे पहले तो वही हमने बात की कि जो डीप फेक और गलत सूचना का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें जो एआई तकनीकें हैं, जिसमें स्टेबल डिफ्यूजन और जो एआई टूल्स वगैरह, उन्होंने ऐसी सामग्री बनाने की क्षमता बढ़ा दी है। यानी कि अब क्या है ना, उनकी एफिशिएंसी बढ़ चुकी है कि आप ऐसी सामग्री यानी कि ऐसे बहुत सारा आप कंटेंट तैयार कर सकते हैं जो लगता तो रियल है लेकिन पूरी तरह से ही नकली होता है। डीप फेक वीडियो, ऑडियो, इमेज का यूज़ करके गलत सूचना यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसके साथ ही डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए भी ये सब कुछ यूज़ हो रहा है। सामाजिक राजनीतिक तनाव बढ़ते जा रहे हैं। डीप फेक का यूज़ कर रहा है जो व्यक्तियों की प्रतिष्ठा है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसमें समाज में अशांति फैल रही है। और जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही है अभी कुछ देश के कुछ हिस्सों में, तो इस चीज़ को भी इफेक्ट हो रहा है इस डीप फेक के कारण। जैसे किसी नेता का फर्जी वीडियो बनाकर या बयान वायरल होकर जनता को फिर भ्रम में डालता है कि नेता ने हमें ऐसा कहा था या फिर ऐसे बोलते हैं। तो इस तरह से लोगों के मन में कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन जो लोगों के पास गलत पहुंच रही है। इसके साथ ही उपयोगकर्ता की सुरक्षा और विश्वास की आवश्यकता जरूरी है, यानी कि सूचना की प्रामाणिकता होनी चाहिए। जैसे सोशल मीडिया जो भी यूज़ करते हैं, जितने भी यूज़र्स हैं, उनको ये जानने का अधिकार है कि जो भी वो कंटेंट देख रहे हैं वो रियल है या फिर एआई जनरेटेड है। यानी कि ऐसा होना चाहिए उनको, उनके मन में ये ना हो कि अगर मान लीजिए कोई वो वीडियो देख रहा है, उसको ये ना हो कि ये बिल्कुल रियल वीडियो, उनको पता होना चाहिए कि ये एआई से बना हुआ है। लेबलिंग से क्या होगा, पारदर्शिता बढ़ जाएगी। लोग जो है अपनी जो भी उनके मन में भ्रम होगा इस कंटेंट को लेकर, वो कम उस पर भरोसा करेंगे। इसके साथ ही उपभोक्ता जो है उनकी जागरूकता बढ़ेगी। सरकार ये चाहती है कि जो आम जनता है वो एआई जनरेटेड कंटेंट को पहचान कर सके, उसको यानी कि देख सके, उन्हें पता चल पाए कि ये जो कंटेंट हम देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, जो ऑडियो सुन रहे हैं, ये एआई जनरेटेड है, ताकि इसका जो आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सके। इट मीन्स जैसे कोई ऑडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ भी मिनिस्ट्री, केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री के द्वारा कुछ ऐसी बात कह दी जिससे लोगों के मन में कहीं भ्रम पैदा हुआ, तब उन्हें फिर पता चल जाए कि ये जो है एआई से जनरेटेड है और इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं। इसके बाद कानूनी और नियामक दबाव भी बढ़ता जा रहा है। अभी जो नियम बनाए हुए हैं भारत सरकार, यानी कि भारत में जो नियम चल रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी जो नियम है 2021, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक तरह से एक्ट भी हमें मिला हुआ है, वो पहले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को गलत सूचना, हानिकारक सामग्री के लिए जवाबदेह बनाते हैं। अब ये जो नया प्रस्ताव होगा उसी ढांचे को और ज़्यादा मजबूत कर देगा। इसके साथ ही कई देश जिसमें यूरोपियन यूनियन, अमेरिका एआई जनरेटेड सामग्री को नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। यानी कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं।
भारत भी इस दिशा में एक उनके साथ तालमेल बना सकता है पूरे विश्व के साथ। इसके साथ ही जो बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आते हैं जिनको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, करीब 50 लाख से अधिक जो उपयोगकर्ता वाले, यानी कि जिन लोगों को जिन प्लेटफॉर्म्स को 50 लाख से ज़्यादा लोग फॉलो करते यूज़ करते हैं, उन पर ये जिम्मेदारी डाली जाए कि सरकार की एक तरह से ये रणनीति बन जाएगी, स्ट्रेटजी, ताकि वो तकनीकी उपाय अपनाएं और गलत सूचना को रोक सके। इसके साथ ही पहचान की एक तकनीक होगी। अब जो ऐसी टेक्निक अवेलेबल है जो कि एआई जनरेटेड सामग्री को पहचान सकती हैं, जैसे कि वाटर मार्किंग, यानी कि वाटर मार्क लग जाता है। वाटर मार्क क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने कोई वीडियो बनाई, ऐसे मान लीजिए कोई वीडियो बनी, उस आपने जिस भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से वो कंटेंट वीडियो बनाया, उसका यहाँ पर लोगो लग जाता है, वाटर मार्क उसको बोलते हैं कि वाटर मार्क लग जाता है, हर एक पेजेस पर हो जाता है। मेटा डेटा एनालिसिस, तो ये सब क्या होता है? ऐसी टेक्निक्स आ चुकी हैं जिससे इन सभी को हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा रियल है और कौन सा फेक है। सरकार इनका उपयोग जो है वो अनिवार्य करे, यानी कि मैंडेटरी किया जा रहा है, ताकि सामग्री की जो उत्पत्ति है वो स्पष्ट हो सके। उद्योग की भागीदारी इसमें क्या रहेगी? सोशल मीडिया की जो कंपनियां पहले से ही एआई कंटेंट डिटेक्शन टूल्स पर काम कर रही हैं। सरकार इस प्रक्रिया को औपचारिक और अनिवार्य बनाना चाहती है कि सभी यूजर्स के लिए ये चीज़ अनिवार्य हो जाए। इसके साथ ही सार्वजनिक चिंता, जिसमें अभी हमने देखा डीप फेक एआई से वीडियो बनाकर काफ़ी लोग ब्लैकमेल करते हैं, धोखाधड़ी, सामाजिक तनाव बढ़ता है। तो इससे क्या होता है? आम जनता जो होती है उनके मन में विश्वसनीयता कम होती जा रही सरकार को लेकर या फिर सरकार की नीतियों को लेकर। तो सरकार इस चिंता को कम करना चाहती है। चुनावी सुरक्षा, भारत जैसा जो लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर चुनाव महत्वपूर्ण एक तरह से महत्वपूर्ण हिस्सा है लोकतंत्र का। तो एआई जनरेटेड सामग्री का जो दुरुपयोग है उसको रोकना सबसे पहले प्रायोरिटी है। अब देखिए रोकथाम के उपाय क्या हैं? जैसे अभी लेबलिंग की जा रही, इसके साथ ही तकनीकी समाधान भी है। इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है कि जो व्यक्ति ऐसे डीप फेक के जरिए वीडियो बनाकर या फिर और भी मतलब कि ऐसा कंटेंट तैयार करता है जिससे लोगों के मन में लोगों के पास गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचती है और उसके साथ ही वो लेबलिंग नहीं करता है, तो उसको कानून की तरफ से सजा दी जाएगी। जागरूकता अभियान होंगे, लोगों को इस चीज़ की पहचान होनी चाहिए कि ये वीडियो किससे बनाई गई है, कैसी, और इससे खतरे क्या क्या हो सकते हैं डीप फेक के। तो इन सभी के बारे में एजुकेशन देना लोगों को, तो उनके मन में जागरूकता फैलाना है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि डीप फेक्स आर प्राइमरली क्रिएटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एआई टेक्निक्स। कौन कौन सी एआई टेक्निक्स यूज़ होती है? तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स। तो इसका यूज़ करके ये बनाते हैं। इसमें जो एक मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है जिसमें लिखा है, हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर ये क्वेश्चन बनेगा। डीप फेक तकनीक जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक चमत्कार है, सामाजिक विश्वसनीयता, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे पैदा करती है। तो भारत के संदर्भ में डीप फेक के जो प्रभाव है उसकी चर्चा करनी, इसके नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव के बारे में। एआई जनरेटेड सामग्री जो है उसकी जो अभी अनिवार्य लेबलिंग की गया है उसके लिए आईटी नियम 2021 है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो नियम बनाया गया था 2021 में, तो उसके जो भी संशोधन है, यानी कि उनमें अभी संशोधन किया जा रहा है, तो उसकी जो प्रभाव पड़ेगा उसका हमें मूल्यांकन यानी कि उसकी चर्चा करनी है। तो आप सबसे पहले डीप फेक के बारे में बता सकते हैं, उसके लिए फिर उसके बाद इसके क्या क्या प्रभाव हैं भारत में, इसके जो भी मतलब कि नकारात्मक और सकारात्मक जो प्रभाव रहते हैं उसके बारे में बता सकते हैं। तो जो भी आईटी के नियम हैं 2021, तो इन सभी का आप यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, ये देखिए, ये भी हमारी पॉलिटी से रिलेटेड और काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इससे क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि ये हमारे संविधान से रिलेटेड न्यूज़ है। यानी कि अब देखिए लद्दाख का आपको जैसे पता ही होगा कि लद्दाख में अभी कुछ दिन पहले ही जो प्रोटेस्ट हुआ था 6ठी अनुसूची को लेकर, यानी कि लद्दाख की जो जनसंख्या, वहाँ के जो नागरिक है, जो लोग हैं, उनका क्या कहना है, उनका ये कहना है कि अब लद्दाख को जो ना 6ठी अनुसूची में ऐड कर लिया जाए, यानी कि 6ठी अनुसूची जो है लद्दाख में 6ठी अनुसूची को लागू करना होगा।
लेकिन अब सरकार के द्वारा जो आर्टिकल 371 है, यानी कि 371 आर्टिकल है, उसके बारे में जो आर्टिकल 371 है उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर कि उन्होंने क्या क्या प्रस्ताव रखे हैं। तो अब देखिए, इसकी हम पृष्ठभूमि समझते हैं। सबसे पहले तो लद्दाख जो है 2019 में लद्दाख में जो अनुच्छेद 370 था, यानी कि उसके तहत जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख का एरिया था उसमें अलग से एक उनका संविधान बनाने की अनुमति थी। तो उनमें 370 अनुच्छेद लागू किया गया था। 2019 में उसको हटा दिया गया। उसके बाद फिर लद्दाख को एक यूटी बनाया गया, लेकिन विधानसभा के बिना ये यूटी बना था। इससे जो स्थानीय लोग थे उनके भूमि, नौकरियां और संस्कृति की सुरक्षा को लेकर फिर चिंता लगातार बढ़ती गई। इसके साथ ही अब जो वहाँ के प्रतिनिधि है उनकी डिमांड क्या थी, वहाँ के लोगों की क्या डिमांड थी। उन्होंने कहा कि लेह और कारगिल के जो प्रतिनिधि हैं उनको एक राज्य का दर्जा दिया जाए। उसके साथ ही 6th शेड्यूल के तहत वहाँ पर स्वायत्त जिला परिषदें होनी चाहिए। नौकरियों में 95% तक आरक्षण मिल जाए और 2 अलग लोकसभा की सीटें मिलें। तो ये सब उनकी डिमांड थी, जो जिस वजह से जो प्रोटेस्ट हुआ था। सोनम वांगचुक आपने सुना होगा, जो अरेस्ट हुए थे, उनके नेतृत्व में ये किया गया था प्रोटेस्ट। तो अनुच्छेद 371 क्या है, उसको एक वैकल्पिक सुरक्षा के रूप में देखा जाता है, जो अभी नागालैंड, असम और बाकी राज्यों में भी लागू है। अब केंद्र का इसमें क्या रुख है, यानी कि केंद्र सरकार क्या चाहती है। तो जो गृह मंत्री हैं उन्होंने 2024 में पहली बार अनुच्छेद 371 का जिक्र किया था। अभी जो हाल ही के जो चर्चा चल रही है उसमें इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है कि अगर छठी अनुसूची पर सहमति नहीं बन पाती है, यानी कि छठी अनुसूची पर तो सहमति बनी ही नहीं, तो 371 अनुच्छेद अब उसके क्या क्या मतलब उन्होंने क्या क्या इसके प्रावधान रखे हैं। तो छठी अनुसूची क्या है, सबसे पहले ये इनका उद्देश्य क्या आता है, जहाँ पर जो ट्राइबल्स जनजातियाँ यानी कि जो ट्राइब्स रहते हैं उनकी संस्कृति को, उनके समाज को, उनकी आर्थिक पहचान को, उनकी रक्षा के लिए उनको एक अलग से शासन प्रदान करना है। केंद्र और राज्य के हस्तक्षेप को सीमित करता है, यानी कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार के हस्तक्षेप वहाँ पर नहीं कर सकती है। इसके अलावा लागू क्षेत्र अभी कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इन चारों में जो कुछ जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर छठी अनुसूची को लागू किया गया है। जैसे असम में जो है कार्बी आंगलांग जो है वहाँ पर स्वायत्त परिषद बनाई गई है। डिमा हसाऊ वहाँ पर भी, और बोडोलैंड जो है एक प्रादेशिक परिषद है। इसके साथ ही मेघालय में खासी हिल्स है जहाँ पर गारो, जयंतिया हिल्स में गारो, इन तीनों में ही गारो, खासी और जयंतिया, इन तीनों में ही जिला परिषदें, स्वायत्त जिला परिषदें बनाई गई हैं। त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज जो है वहाँ पर, मिजोरम में चकमा, लाई और मारा यहाँ पर। इसका प्रशासनिक ढांचा क्या बना हुआ है, इसमें जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई हैं, तो ये अनुसूची में ये प्रावधान है कि ऐसी परिषदें बनाई जाएंगी जो कि वहाँ पर स्थानीय स्तर पर विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियाँ उनका यूज़ कर सकती हैं। इसमें मुख्य प्रावधान क्या है, सबसे पहले तो जो स्वायत्त जिला परिषदें क्या होती हैं, जो मतलब जो हर एक जनजातीय क्षेत्र में एक अस्वतंत्र, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि अपने खुद से वो फैसले ले सकते हैं। तो स्वायत्त जिला परिषद बनाई जाती है जिसमें मैक्सिमम जो है 30 मेंबर्स होते हैं। कुछ तो निर्वाचित किए जाते हैं, यानी कि चुनाव होता है, और कुछ उनको डायरेक्टली अपॉइंट किया जाता है। ये जो परिषदें स्थानीय कानून, यानी कि वहाँ पर अपने एरिया के लिए कानून बना सकती हैं, जिसमें भूमि, वन, जंगल, संसाधन, कृषि, सांस्कृतिक प्रथा से संबंधित, तो ऐसे इन सभी से संबंधित कानून बनाए जा सकते हैं। इसमें क्षेत्रीय शक्तियाँ क्या करती हैं, वहाँ पर भूमि और संसाधन को लेकर, जैसे कि भूमि का हस्तांतरण होना, उपयोग करना और उनके जो स्वामित्व है उसको कंट्रोल करना, जिससे बाहरी लोग जो है वो जनजातियों की भूमि नहीं खरीद सकते। न्यायिक शक्तियाँ, जिसमें स्थानीय रीति रिवाजों के आधार पर छोटे मोटे विवादों का निपटारा होना। वित्तीय शक्तियाँ, परिषदें जो वो टैक्स ले सकती हैं, जैसे भूमि कर, केंद्र और राज्य सरकारों से अनुदान लेती हैं। तो इस तरह ये क्षेत्रीय शक्तियाँ उन्हें मिली होती हैं। इसके बाद कानून बनाने की शक्ति, जो परिषदें होती है शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक रीति रिवाज, ऐसे विषयों पर कानून बना सकती हैं। हालांकि ये जो कानून है राज्य विधानसभा, संसद के कानूनों के अधीन ही रहते हैं।
इनमें सुरक्षा, गैर जनजातीय लोगों का जो प्रवेश वहाँ पर होना, व्यापार पर नियंत्रण, जिससे उनकी जो वहाँ पर रीजनल कल्चर है और जो संसाधन है उनकी रक्षा की जा सके। अब देखिए लद्दाख के संदर्भ में अब जनजातीय पहचान की रक्षा के लिए छठी अनुसूची की बात करते हैं। लद्दाख की जो 97% जो आबादी है वहाँ पर अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स वहाँ पर रहते हैं, जिसमें भोटिया, बाल्टी और चांगपा ये प्रमुख हैं। छठी अनुसूची उनकी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज इन सभी को संरक्षित करती है। इसके साथ भूमि और नौकरियों की सुरक्षा 2019 में 370 अनुच्छेद जब हटा था और लद्दाख को एक यूटी बनाया गया था, तो उसके बाद वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं बाहरी लोगों के द्वारा भूमि खरीद रहे हैं और नौकरियों पर कब्जे से डरते हैं कि जो बाहर के लोग आएंगे, अदर स्टेट्स के लोग आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, वहाँ पर भूमि खरीदते हैं, वहाँ पर उनकी जो नौकरियाँ उन पर कब्जे कर लेते हैं। तो छठी अनुसूची क्या कहती, भूमि हस्तांतरण और नौकरियों में स्थानीय आरक्षण को सुनिश्चित करती है कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं सिर्फ उन्हीं को नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा और उसके साथ ही वहाँ की जो भूमि है उसको आप नहीं खरीद सकते। इसमें स्वायत्त शासन रहता है। लद्दाख में अभी कोई भी विधानसभा नहीं है, वो विधानसभा की मांग करते हैं, जिससे वहाँ के जो लोग हैं अपनी नीतियां बनाने का अधिकार नहीं, यानी कि वो अपनी अलग से पॉलिसीज नहीं बना सकते। स्वायत्त जिला परिषदें उन्हें स्थानीय शासन में भागीदारी दे सकती हैं। अगर मान लीजिए ऐसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाती हैं तो वो खुद से अपना जो शासन है वो चला सकते हैं पॉलिसीज बनाकर। इसके साथ पर्यावरण को संरक्षण, लद्दाख का अगर हम पूरा मतलब कि इन्वायरमेंट देखें, इकोलॉजी देखें तो काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। वहाँ पर हम देखते रहते हैं कि वहाँ पर आए दिन कोई ना कोई आतंकवादी हमले होते रहते हैं। उसके साथ ही वो जो काफ़ी ज़्यादा उसको सेंसिटिव जोन माना जाता है। तो छठी अनुसूची जो स्थानीय परिषदों को पर्यावरण संसाधनों पर भी कंट्रोल दे सकती है। लद्दाख में अब देखिए अगर छठी अनुसूची लागू हो भी जाती है तो उसके क्या क्या चुनौतियां क्या रहेंगी। सबसे पहले तो केंद्र सरकार जो है अनुच्छेद 371 को वैकल्पिक समाधान के रूप में पेश कर रही है। अभी तक सिर्फ उसको एक तरह से ऑप्शनल सॉल्यूशन की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि छठी अनुसूची की अधिक स्वायत्तता देती है। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो जो रणनीतिक यानी कि स्ट्रेटेजिकली से जो वहाँ पर इतना सेंसिटिव जोन है, जहाँ पर हम चीन पाकिस्तान की सीमा के पार की बात कर रहे हैं, वहीं पर चीन पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, तो उसके लिए एक रिस्क हो सकता है कि अगर हम उनको ऑटोनोमस काउंसिल दे देते हैं तो कल को वो लोग जो है अलग से अपनी पॉलिसी बनाकर चीन और पाकिस्तान के साथ अपना ट्रेड कर सकते हैं, अपनी अलग से वो उनके साथ अपना लेन देन कर सकते हैं। तो हो सकता है कल को वो एरिया, हमारा जो लद्दाख का एरिया, वो चीन या पाकिस्तान हड़पना चाहें। इसके बाद लेह और कारगिल के बीच मतभेद रहते हैं। लेह जो है उसको बौद्ध बहुल कहा जाता है और कारगिल में ज़्यादातर लोग मुस्लिम रहते हैं। तो उनके बीच जो डिमांड्स हैं, उनकी जो प्रायोरिटी, उनको लेकर कुछ उनके बीच असहमति बनी हुई है। हालांकि दोनों ही छठी अनुसूची चाहते, दोनों ही चाहते कि हमें अपने अपना जो है एक तरह से उन्हें रिजर्वेशन मिल जाए। संवैधानिक सीमाएं क्या? छठी अनुसूची मुख्य रूप से राज्यों के जो जनजाति क्षेत्र उस पर लागू होती है। लद्दाख एक यूटी है और इसलिए इसे लागू करने के लिए संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। इसके बाद आर्थिक प्रभाव क्या? स्वायत्त परिषद जो है उनको केंद्र से बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता चाहिए होती है, जो कि केंद्र सरकार के लिए एक चुनौती हो सकती है। मान लीजिए अगर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वहाँ पर अलग से एक काउंसिल बन जाती है, वो अपनी पॉलिसीज बनाती है, तो अब उसको आर्थिक विकास के लिए फिर भी केंद्र से अलग मतलब फाइनेंशियली हेल्प चाहिए होती है, फंडिंग वगैरह। तो उस केंद्र सरकार के लिए भी ये चुनौती हो सकती है कि हम अलग से ऐसे मतलब हमें बहुत सारा वहाँ पर उनको फाइनेंशियली हेल्प करने की बहुत सारा धन वहाँ पर देना होगा, तो इस तरह बजट में भी हमें दिक्कत आ सकती है। अब अनुच्छेद 371 क्या कहता है, जिसको एक तरह से विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या है? कुछ राज्य और क्षेत्रों की जो स्थानीय वहाँ की जो परंपरा है, उनकी जो संस्कृति कल्चर है, उनकी भूमि है और जो संसाधन है, उन सभी की रक्षा करना। ये जो राज्यों को विशेष अधिकार देता है ताकि उनकी जो विशिष्ट पहचान हो सके, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखा जा सके कि उन्हें क्या क्या ज़रूरत है। ये अभी कौन कौन से क्षेत्रों में लागू? अभी सिर्फ 12 राज्यों में इनको लागू किया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 12 जिले हैं, 12 राज्य हैं, 12 स्टेट्स हैं जिनमें अभी ये इसको लागू किया हुआ है।
इसकी प्रकृति, इसका नेचर क्या है 371 अनुच्छेद का? ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा, उसमें संतुलन बना के रखती है। और छठी अनुसूची जितनी व्यापक जो है स्वायत्ता प्रदान नहीं करती, यानी कि छठी अनुसूची में तो साफ साफ लिखा है कि अलग से आप अपनी सरकार बना के अलग से अपनी एक पॉलिसीज तैयार कर सकते हैं, लेकिन इतनी आज़ादी 371 अनुच्छेद में नहीं दी जाती। तो इसके अगर हम उपखंड की बात करें जो अभी संविधान में जोड़े गए हैं 371 अनुच्छेद के, तो 371 अनुच्छेद जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए, वहां पर स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां, शिक्षा में अवसर सुनिश्चित करने के लिए उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं। कुछ इन राज्यों में विकास बोर्ड स्थापित किए गए ताकि जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनको भी विकसित किया जा सके। 371A आर्टिकल जो है वो नागालैंड से रिलेटेड है। जो नागालैंड की संस्कृति है, सामाजिक प्रथा है, उनकी रक्षा करता है। संसद का कोई भी कानून वहां पर तब तक लागू नहीं होता जब तक कि नागालैंड की जो विधानसभा है उसको मंजूरी नहीं देती। और खास करके जो भूमि स्वामित्व और जो स्थानीय रीति रिवाज है उनके मामले में, यानी कि एक अलग से उनका अपने हो सकता है कि वो इस कानून को लागू करना चाहते हैं या फिर नहीं। जैसे कि बाहरी लोग नागालैंड में जमीन नहीं खरीद सकते बिना किसी मंजूरी के, यानी कि वहां पर अगर विधानसभा के द्वारा मंजूरी दी जाती है फिर ही वहां पर जो बाहर के लोग हैं वो जमीन खरीद सकते हैं। अनुच्छेद 371B जो है असम का, असम के लिए, ये वहाँ पर असम में हम देखते बहुत सारे ट्राइब्स रहती हैं, तो उनके लिए विशेष समितियां गठित करने का प्रावधान किया गया। ये जो स्थानीय जनजाति हित है उनकी रक्षा करते हैं। 371C जो है मणिपुर के बारे में बात करता है, जो पहाड़ी क्षेत्र उनके लिए विशेष प्रावधान। राज्यपाल वहाँ के जो गवर्नर है उनको विशेष शक्तियाँ मिली हैं ताकि स्थानीय हितों की रक्षा हो सके। 371D आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो नौकरियां और शिक्षा में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाती है और स्थानीयता के आधार पर, यानी कि वहीं पर लोग रहते हैं तो उनके लिए भर्ती के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं नौकरियों में। इसके बाद 371F जो है सिक्किम का, सिक्किम की पुरानी परंपरा कानून की रक्षा करता है और गवर्नर को विशेष अधिकार दिए गए हैं इसके तहत। फिर 371G मिजोरम का, मिजोरम की सामाजिक प्रथा और भूमि स्वामित्व की रक्षा होती है। संसद के कानून भी वहां पर तब तक लागू नहीं होते जैसे नागालैंड में थे वैसे ही, जब तक कि वहां की जो विधानसभा मिजोरम की वो सहमति ना दे। 371H अरुणाचल प्रदेश को लेकर है, जो कि राज्यपाल को कानून व्यवस्था जनजाति हितों की रक्षा के लिए विशेष शक्तियां दी जाती हैं। 371J कर्नाटका और हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष विकास बोर्ड और नौकरियों में स्थानीय आरक्षण दिया जाता है। अब इसमें देखिए लद्दाख के संदर्भ में ये क्या है 371 अनुच्छेद, जो वहाँ पर भूमि और नौकरियों की सुरक्षा होगी। हमने देखा अभी 97% आबादी वहाँ पर अनुसूचित जनजाति है और अगर 371 अनुच्छेद होता है तो इसके तहत विशेष प्रावधान लागू करके केंद्र सरकार और स्थानीय लोगों के लिए भूमि स्वामित्व और नौकरियों में प्राथमिकता दी जा सकती है। जैसे बाहरी लोगों को लद्दाख में जमीन खरीदने से रोका जा सकता है, अभी जो नागालैंड के अनुच्छेद 371A के तहत होता है। सांस्कृतिक संरक्षण, वहाँ पर जो बौद्ध और इस्लामी संस्कृति है उसको संरक्षित करने के लिए कुछ विशेष खास प्रकार के नियम बनाए जा सकते हैं। उसके साथ ही प्रशासनिक नियंत्रण भी रह सकता है। लद्दाख पर अधिक नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति देता है केंद्र सरकार को ये अनुच्छेद 371, क्योंकि छठी अनुसूची की तरह ये पूरी तरह से स्वायत्तता इतनी ज़्यादा नहीं देता। ये रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। वैकल्पिक समाधान है, लद्दाख के जो प्रतिनिधि वहां पर जो लोग हैं, जनता है, वो छठी अनुसूची और पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसे लागू करने में हिचकिचा रही है और 371 अनुच्छेद एक तरह से इसको सोल्यूशन बताया जा रहा है। अब देखिए चुनौतियां इसमें भी आ सकती है 371 अनुच्छेद अगर लागू होता है। सबसे पहले तो वहां पर सीमित स्वायत्ता रहेगी, जितनी उनको स्वायत्ता चाहिए, वहाँ के लोगों को जितनी एक तरह से अपनी ऑटोनॉमी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी, जिसे लद्दाख के जो प्रतिनिधि हैं, जिसमें ले अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है ये डिमांड कर रहे हैं और इससे वहाँ लोगों के बीच फिर से असंतोष बढ़ सकता है।
संवैधानिक जटिलता, लद्दाख एक तरह से यूटी है, वो पूर्ण राज्य नहीं है, तो अनुच्छेद 371 को लागू करने के लिए फिर संविधान में संशोधन करने की भी जरूरत हो सकती है। इसके साथ ही रणनीतिक संवेदनशीलता, लद्दाख की जो सीमा है वो चीन और पाकिस्तान से लगती है और केंद्र सरकार पूर्ण स्वायत्तता देने से बच रही है कि हम पूरी तरह से उनको आज़ादी यानी कि ऑटोनॉमी ना दे सके, क्योंकि जो राष्ट्रीय सुरक्षा उस पर चिंता बन सकती है। हो सकता है कल को जो लोग है ना, मान लीजिए कि कल को जो वहाँ पर अगर उनको आज़ादी मिल जाती है तो वो खुद से अपनी पॉलिसी बनाकर चीन या फिर पाकिस्तान के ज़रिए अपना जो भी ट्रेड है या फिर अपना उनके साथ जो बातचीत वगैरह कर सकते हैं ना, उनका वहाँ पर व्यापार हो सकता है, आवाजाही हो सकती है। तो इसी वजह से हम जो है यानी कि भारत सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा छठी अनुसूची वहाँ पर लागू नहीं की जा रही। लेह में हमें देखने को मिलता है कि बौद्ध संख्या ज़्यादा है, कारगिल में मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं, उनके बीच जो प्राथमिकता है यानी कि प्रायोरिटी का भी अंतर है, जो कि किसी एकीकृत प्रावधान को लागू करने में बाधा डाल सकता है। इसके अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि लद्दाख में छठी अनुसूची लागू करने की मांग का मुख्य उद्देश्य क्या है, वहाँ पर पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करना, केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति को समाप्त करना, अनुच्छेद 370 को फिर से स्थापित करना। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, डी ऑप्शन। सी ऑप्शन भी गलत है और ए ऑप्शन भी। इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट। जनजातीय संस्कृति, वहाँ की जो भूमि की रक्षा के लिए स्वायत्त जिला परिषदों का गठन करना। एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 371 अनुच्छेद के बारे में नहीं सही है, सॉरी इसमें सही पूछा, करेक्ट। इसमें भी बी ऑप्शन करेक्ट है। कुछ विशेष प्रावधान दिए जाएंगे जिसमें जैसे कि नागालैंड और सिक्किम में दिए गए हैं। छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से के प्रशासन से संबंधित है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनमें छठी अनुसूची अभी लागू की गई है। तो अब जो लेह के द्वारा भी इस पर डिमांड की जा रही है, हालांकि ऐसा होगा नहीं। तो अब देखिए इसमें मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो हमारा लेह है यानी कि लद्दाख है, उसमें जो छठी अनुसूची की मांग की जा रही है तो उसके क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया। और फिर अब जो है यानी कि लोगों के द्वारा डिमांड की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार उनको वहाँ पर छठी अनुसूची लागू नहीं करना चाहती, हालांकि उसमें संविधान संशोधन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में मतलब क्या क्या समाधान हो सकते हैं, जैसे कि 371 अनुच्छेद को एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, तो क्या वहाँ पर ये पूरी तरह सही तरीके से शासन चलाने में मतलब कि उत्तरदायी होगा, यानी कि पूरी तरह से ये सही साबित हो सकता है या नहीं। तो ऐसा मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए एडिटोरियल आज का क्या है, तो आज का जो एडिटोरियल है हमारा ये ऑयल प्राइसेस को लेकर है, यानी कि पूरे विश्व में जो हम देखते हैं कि तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ये जो एडिटोरियल है मेन यहाँ पर पूरे विश्व की जो तेल व्यवस्था है यानी कि एक तरह से तेल उद्योग पर बात करता है। इसमें मेनली क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये जो है महेश सचदेव के द्वारा लिखा गया है ये एडिटोरियल। ये स्पेशलाइजिंग है वेस्ट एशिया एंड ऑयल अफेयर्स में। ये मतलब कि रिटायर्ड इंडियन एम्बेसडर यानी कि भारतीय राजदूत रह चुके हैं। तो उनके द्वारा क्या मतलब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है, पूरे विश्व में क्या कुछ चल रहा तेल की कीमतों को लेकर, और उसके साथ ही उन्होंने कुछ समाधान दिए और भारत के संदर्भ में ये क्या काम करता है, यानी कि भारत के लिए कैसे इनका दृष्टिकोण है, तो ये सब बारे में बताते हैं। अब देखिए जो कच्चा तेल है ये कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जो मूल्यवान वस्तु है, यानी कि बहुत कीमती वस्तु माना जा रहा है आज के समय पर। तो इसका उत्पादन कितना होता है, हर दिन 10 करोड़ बैरल किया जाता है, ठीक है। मतलब एक दिन में 10 करोड़ बैरल जो है इसका उत्पादन होता है, उससे भी ज़्यादा इन्होंने कहा होता है। और इसका जो लगभग आधा हिस्सा है पूरे विश्व स्तर पर उसका कारोबार किया जाता है, यानी कि 50% से ज़्यादा उसका कारोबार चलता है। तो अभी जो मौजूदा अभी यहाँ पर यूनिट है पूरे विश्व में, उसके आधार पर कुल वैश्विक कच्चे तेल का जो व्यापार है वर्तमान में $3 अरब से भी ज़्यादा है।
यानी कि जो व्यापार किया जा रहा है पूरे विश्व में कच्चे तेल का, क्रूड ऑयल का, वो 3 अरब डॉलर से भी ज़्यादा व्यापार हो रहा है। कच्चा तेल सिर्फ परिवहन के लिए नहीं और पेट्रोकेमिकल्स के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक वित्तीय साधन भी है। यानी कि सिर्फ इसको हम देखते हैं परिवहन जिसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इसको यूज़ किया जाता है वो बनाने में, या फिर कुछ भी होता है ना, हम जैसे व्हीकल्स में यूज़ करते हैं तेल को, और जो पेट्रोकेमिकल्स जो होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये एक तरह से फाइनेंशियली यानी कि एक तरह से काफ़ी ज़्यादा वित्तीय साधन भी, इसको फाइनेंशियली लुब्रिकेंट भी हम कहते हैं, कि ये हमारी जो किसी भी देश की व्यवस्था को मजबूत करने में, अर्थव्यवस्था को, तो उसमें भी ये एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब वो बात करते हैं कि पिछले 2 दशक यानी कि 20 से 30 सालों के बीच तकनीक और अर्थशास्त्र का जो तेल बाजार है उस पर गहरा और व्यापक रूप से अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। अगर हम सप्लाई की तरफ से देखें तो क्षैतिज ड्रिलिंग जो की जा रही है और अति गहरी तटीय शेल्फ ड्रिलिंग जैसी बहुत सारी नई टेक्निक्स आई हैं। इससे जो उत्पादन है उसमें वृद्धि हुई है। यानी कि पहले हमारे पास, जब हम 2 दशक से पहले देखते हैं, तब हमारे पास या पूरे विश्व में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे इसका उत्पादन बढ़ाया जा सके, लेकिन दिनों दिन ऐसी टेक्नोलॉजी आती जा रही जिससे उत्पादन लगातार, जो कच्चा तेल है उसका उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो डिमांड है इसकी वो भी काफ़ी ऊंची सतह पर पहुंच रही, डिमांड ज़्यादा हो रही है, और यहाँ पर वैश्विक दक्षिण में आधार से, निम्न आधार से कच्चे तेल की जो खपत है उसमें मजबूत वृद्धि जारी है। वहीं पर जो औद्योगिक देश है वहाँ पर जीवाश्म ईंधन की खपत और उसके साथ कोविड-19 की अभी जो महामारी हुई उसके बाद धीमी आर्थिक सुधार हुए, और आर्थिक चिंता, इलेक्ट्रिक वाहन की बढ़ती लोकप्रियता के कारण जो है ये स्थिर रही है। यानी कि इनकी जो डिमांड है कच्चे तेल की जो वृद्धि, यानी कि एक तरह से उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड जो अभी थोड़ी स्टेबल रही है। उसमें बहुत सारे इन्होंने रीज़न बताए, जैसे कि जो आर्थिक चिंताएं बनी हुई हैं, कोविड-19 के बाद थोड़ी धीमी प्रगति, यानी कि एक तरह से भारत में भी हम जब देखते हैं तो हमारी जो इकॉनमी डाउन हो चुकी थी, ऐसे में जो डिमांड है वो थोड़ी स्थिर रही है। इस प्रकार उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो 2025 में पूरे विश्व में कच्चे तेल की मांग 1.3 MPBD थी, या फिर 1.2% बढ़ने की उम्मीद है, तो जिसमें इसका केवल 10वां हिस्सा ही आर्थिक सहयोग और विकास संगठन से 38 देशों से आएगा। यानी कि पूरे देशों की अगर हम बात करें पूरे विश्व के, तो सिर्फ 38 कंट्रीज से ही जो है इसका आर्थिक सहयोग दिया जाएगा, 10वां हिस्सा, जिससे दुनिया की जिनकी दुनिया की 46% हिस्सेदारी है। यानी कि इसमें कुछ ऐसे देशों की बात की जा रही है जो मेनली ज़्यादा इस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक रिपोर्ट का जिक्र किया जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिलीज़ होती है, 16 अक्टूबर को रिलीज़ हुई थी। उन्होंने ये बताया कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है, इनफ्लक्स प्रोस्पेक्ट रिमेन डिम, यानी कि अभी तक डिम ही रही है, प्रिडिक्टिंग अ मार्जिनल स्लो डाउन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट टू 33.2% इन 2025, यानी कि 2025 की बात करते हैं कि इतना ग्रोथ रेट है 3.2%, और 2026 की बात करते हैं कि 3.1, यानी कि थोड़ा डाउन होगा इसमें। फिर भी उन्होंने कहा फर्दर इट सीज वर्ल्ड ट्रेड ग्रोथ कम डाउन टू 2.9% इन 2025 से 26, सिग्निफिकेंटली स्लोअर देन द 3.5% इन 2024। उन्होंने कहा है कि 2024 में जो हमारा ग्रोथ रेट था, इसकी अगर हम आर्थिक पूरे तेल की अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो 3.5% तक उसमें इतना मतलब वृद्धि हुई थी, लेकिन अब 2025-26 में 2.9% ही वृद्धि हुई, यानी कि इतनी ग्रोथ रेट जो वो कम हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स टिल्ट टुवर्ड डाउन साइड रिस्क टू द ऑयल प्राइसेस, यानी कि जो लगातार कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो इन सभी को लेकर एक तरह से ये जोखिम बना हुआ है। अब देखिए तेल की कीमतों में कमी के कारण क्या है, यानी कि कहीं ना कहीं तेल की कीमतों में कमी भी देखेगी। उसके कारण क्या है, सबसे पहले तो औद्योगिक मांग देश जो है उसमें इनकी डिमांड स्टेबल है, यानी कि स्थिर डिमांड है। तो 38 जो OECD देश हैं
जिन्होंने पूरे विश्व का जीडीपी का 46% हिस्सा है, उसमें तेल खपत जो अभी तक स्थिर है। आर्थिक सुधार सीमाएं, जलवायु नीतियां लागू की गई हैं वहाँ पर। उसके साथ इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है, तो तेल की डिमांड कम होती जा रही है। इसके साथ ही 2025 में पूरे विश्व की तेल की मांग केवल 1.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन बढ़ेगी, जिसमें OECD जो देश है उनका योगदान केवल 10% होगा, और पूरे वैश्विक दक्षिण मांग जो है वो वृद्धि का मुख्य स्रोत है। भारत भी इसमें पूरे विश्व दक्षिण में आता है, यानी कि ग्लोबल साउथ में। अब मजबूत आपूर्ति वृद्धि जो है ये भी एक कारण है, यानी कि आपूर्ति की जो वृद्धि है वो मजबूत हो रही है। ओपेक जो है कंट्रीज, उन्होंने बाजार हिस्सेदारी बचाने के लिए उत्पादन को बढ़ाया है, जिससे 2025 में वैश्विक आपूर्ति बढ़ जाएगी और मांग वृद्धि से भी अधिक होगी, यानी कि जो डिमांड है वो अधिक हो जाएगी। अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा, गुआना, अर्जेंटीना जैसे जो देश हैं जिसमें जो ओपेक कंट्रीज में नहीं आते हैं, ये सब इसमें आ रहे हैं। और इसके बाद इराक, कुर्द जो पाइपलाइन और रूस के जो निर्यात आपूर्ति वो भी बढ़ा रहे हैं, यानी कि पाइपलाइन के जरिए ईरान और इराक और कुर्द में जो है उसकी वहाँ पर आपूर्ति बढ़ रही है। इसके साथ ही भू राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियां भी रहेंगी, जो अभी हमने देखा था रिपोर्ट में, यह सब वही बात कर रहे हैं। उसके बाद कीमतों का रुझान क्या कहते हैं कि जो ब्रेंट क्रूड है उसकी जो कीमत होगी अक्टूबर 2024 में 82 प्रति डॉलर बैरल थी, और उससे मार्च 2025 में ये कम हो गई, और अक्टूबर 2025 में ये और कम हो चुकी है, यानी कि लगातार कीमतें जो है तेल की कम होती जा रही हैं। गोल्डमैन सैक्स ने 2025 के जो अंत में $63 और 2026 में $58 की भविष्यवाणी की है कि इतनी कीमत हो जाएगी। भारत के एमएक्स पर जो MCX है उस पर क्रूड जो है वायदा, यानी कि 5400 रुपये प्रति बैरल के करीब होगा, यानी कि भारत में भी इसकी जो कीमतें हैं वो भी रुपए की अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कीमतें कम हो रही हैं। इसके बाद भारत को आर्थिक लाभ क्या हो सकते हैं, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आयात बिल में कमी हो सकती है, यानी कि अगर कीमत कम होती है तो हमारा जो आयात की कीमत होगी उसमें कमी होगी, जिसमें क्या होगा कि हमारा जो पैसा है वो बाहर जाने की बजाय हम भारत में भी उसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम अपने जो रुपया है भारत का उसकी स्थिरता बनी रह सकती है। इसके साथ मुद्रास्फीति और ईंधन कीमतों में भी कमी हो सकती है। 10% कीमत अगर कम होती है तो मुद्रास्फीति जो 30,000 अंक तक कम हो जाएगी, और उसके साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है 60 से 65 प्रति डॉलर यानी कि $765 प्रति बैरल पर कम हो सकती हैं, जिससे सरकार को 32,000 करोड़ का शुल्क मिल सकता है। इसके बाद जीडीपी में बढ़ोतरी होगी। 10% कीमतें अगर कम होती है तो हमारी जो वास्तविक जीडीपी में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि घरेलू खर्च, विमानन, लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों के जो मार्जिन है उसको बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही व्यापार लचीलापन जो होगा। अमेरिका टैरिफ से भारत के जो निर्यात है वो प्रभावित है, लेकिन रूस, अमेरिका, ब्राज़ील, पश्चिमी अफ्रीका से सस्ता तेल जोखिम वो कम करता है, यानी कि भारत जो है रूस से 40% इम्पोर्ट करता है, जिसके कारण जो यानी कि रूस की कीमतें कम है तो उससे हमें फ़ायदा हो रहा है भारत को। अब इसमें कुछ जोखिम की बात करते हैं। राइटर इसमें कहते हैं कि अगर मान लीजिए कीमतें कम होती हैं तो उसमें कुछ जोखिम भी रह सकती है। लंबे समय तक अगर कीमतें कम होती हैं तो इट मीन्स कि पूरे विश्व की मंदी हो सकती है, यानी कि वैश्विक मंदी हो सकती है, और भारत के निर्यात को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो अगर ओपेक जो कंट्रीज़ हैं उसमें अपने 2.2 जो MB प्रति डी हैं और उस कट को उल्ट दें, यानी कि कम हो जाए, तो कीमतें जो है $40 प्रति बैरल से भी नीचे आ जाएंगी, जो कि आयात बचत को भी नकार सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए ये सोच रहे हैं कुछ कंट्रीज, अगर ये आप सोचते हैं कि अगर हम कीमतें कम होती है तो हम आयात की बचत कर सकते हैं, जो हमारा पैसा उसकी बचत होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, पूरे विश्व में ही मंदी आ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन है सभी कंट्रीज के लिए, खास करके ग्लोबल साउथ के लिए इन सभी से निपट पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इससे क्या होगा,
करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। अगर वैल्यू कम होती है तो फिर जो बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं सिर्फ उन्हीं का ही प्रभाव ज़्यादा दिखता है। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुद्रास्फीति उधारकर्ताओं को लाभ देती है क्योंकि यदि उनकी आमदनी मुद्रास्फीति से जुड़ी हो तो वे उधारदाताओं को कम राशि चुकाते हैं। रुपये की मजबूती मुद्रास्फीति दर पर नीचे की ओर दबाव डालती है। विदेशी तेल की कीमतों में वृद्धि रुपये को नीचे खींचती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो तीनों ही सही है मुद्रास्फीति को लेकर, पहला, दूसरा और तीसरा। एक और क्वेश्चन है, वैश्विक तेल कीमतों के संदर्भ में समाचारों में ब्रेंट क्रूड ऑयल का उल्लेख होता है। यह शब्द क्या दर्शाता है? ब्रेंट क्रूड ऑयल क्या होता है, जो हमने अभी देखा था? ये उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे तेल की एक नस्ल है, यानी कि उनकी एक टाइप है, और विश्व में पाए जाने वाले सभी कच्चे तेल की कीमत निर्धारण की इकाई है। प्राकृतिक गैस का स्रोत है, एक पेट्रोल की किस्म है। तो ये गलत है, पेट्रोल की नहीं, ये कच्चे तेल की एक नस्ल है जो कि मतलब उच्च गुणवत्ता, जिसकी हाई क्वालिटी होती है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत चीन संबंधों में पंचशील समझौता किस से संबंधित है? तो आपने ये बताना है, सीमा विवाद समाधान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत, आर्थिक सहयोग, सैन्य गठबंधन। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने कल के द हिंदू के टॉपिक में, अपने जो भी हमारे करंट अफेयर्स के टॉपिक रहेंगे उसके साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।